साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस, ठीक हो भाई। कोई अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन लड़ रहे हैं डिफेंस साइड से, क्योंकि अपन झूठे नहीं हैं। पर झूठे प्रोसिक्यूशन को बर्बाद करने की कसम भी अपने को खानी है। जब तक आप लड़ने की नीयत नहीं रखोगे तब तक आपका शोषण किया जाएगा। साथियों, जब भगत सिंह ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ लिए, ये तो एक झूठे परिवाद हैं, आप इनसे क्यों नहीं लड़ सकते हो। अपने में करेज रखो, लीगल पॉइंट को समझो। निश्चित तौर पर डिफेंस की सक्सेसफुल पैरवी करते हुए आप जीत दर्ज कराओगे, मेरा ऐसा विश्वास है। घबराने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें लड़ना है और इन झूठे प्रोसिक्यूशन को हमें सबक सिखाना भी है। पर यह बात कहने से नहीं चलेगी। सबक सिखाने के लिए हमें 3 चीज़ों पर काम करना होगा। सबसे पहले ब्रीफ, उसके बाद ब्रीफ एनालिसिस, तीसरा रिसर्च। कारण क्या है कि आप अगर सामान्य तरीके से केस को लड़ोगे तो आप जीत दर्ज नहीं करा पाओगे। आपके खिलाफ प्रिजम्पशन है सेक्शन 118 का, सेक्शन 139 का एनआई एक्ट के अंदर। तो आपको उसको भेदने के लिए इस तरह से डैमेज करना है प्रोसिक्यूशन को कि प्रोसिक्यूशन खुद ये कहे कि हाँ मैंने झूठा केस किया है, मैंने बनावटी केस किया है। और इनिशियल बुनियाद को ही हमने हिट आउट कर दिया, चाहे वो डेट के एंगल से है, चाहे वो इन्फोर्सिबिलिटी के एंगल से है, चाहे वो लीगलिटी के एंगल से है। निश्चित तौर पर हम इनिशियल स्टेज पर ही निकल जाएंगे। घबराने का हमें कहीं नहीं है, केवल आपको वेट एंड वॉच करना है और जो कमज़ोर हिस्सा है उस पर हिट करते रहो। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। साथियों, इसी अध्याय में एक नया टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सेक्शन 138 एनआई एक्ट के परिवाद को खारिज किया, अपितु ये कह दिया कि प्रोसिक्यूशन को नियमों की पालना करनी होगी वाद दायर करने से पहले। अगर नियमों की पालना नहीं हुई है तो किसी भी रूप में केस चलने वाला नहीं है, इनिशियल स्टेज पर ही केस ब्रेकआउट हो जाएगा। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अगर आप ही अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे तो कोई भी आपको उठाने नहीं आएगा कि जग जाओ और लड़ो। मैं लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे चिंता है आप लोगों की। मैं चाहता हूं डिफेंस मजबूती से झूठे प्रोसिक्यूशन का सामना करे, सिर झुकाए नहीं। सिर कटाना मंजूर हो सकता है पर झुकाएंगे नहीं, और लीगल लड़ेंगे हम और सबक सिखाएंगे झूठे प्रोसिक्यूशन करने वालों को। पर आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने हर संभव वीडियो तैयार करी है डिफेंस के एंगल से, और आपको एक मजबूत योद्धा के रूप में कोर्ट में उतार सकूं। लड़ो मेरे शेरों, और निश्चित तौर पर हम जो है जीत दर्ज करेंगे। तो घबराने का नहीं है, जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट करते हुए चलो। और अगर आपका केस भी उस कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव में या फैक्चुअल स्कोर में उस केस से सिमिलर है तो निश्चित तौर पे आज का अध्याय आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। साथियों, जैसा कि मेरा एजेंडा है कि मैं जब भी कोई वीडियो को डिस्कस करता हूं तो उसके हवा में हाथ पैर नहीं होते, उसका एक लीगल बुनियाद है। और आज की जो वीडियो है उसका लीगल बुनियाद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट निर्णय, जो कि 17 नवंबर 2022 का है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत तक दे डाली कि अगर झूठा प्रोसिक्यूशन होगा तो निश्चित तौर पर वो इनिशियल स्टेज पर भी खारिज होगा। तो साथियों, वो टेक्निकल बिंदु क्या थे जिन सबको मैंने डिस्कस किया है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा साइटेशन का नाम, उसके बाद केस के फैक्ट्स, उसके बाद कॉन्टेंशन ऑफ द पार्टीज, उसके बाद जो लीगल पोजीशन एंड ऑब्जर्वेशन कोर्ट के थे उसको, और अंतोगत्वा जीत दर्ज कराई कैसे अक्यूज ने ऐसे झूठे प्रोसिक्यूशन में। तो कैसे सामना किया अक्यूज ने ऐसे झूठे प्रोसिक्यूशन का, ये सब मैं आपको खुल के बताने वाला हूं। आप शांति से बैठ जाओ, सबसे पहले शांति से बैठ जाओ। एक कॉपी, एक पेन और एक कॉफ़ी का मग जो है लेके बैठो भाई, क्योंकि जब तक दिमाग में शांति नहीं होगी ना, कुछ पढ़ने वाला ही नहीं है। और अगर इधर उधर का फालतू का ज्ञान ले लिया तो कचरा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। हमें कचरा नहीं इकट्ठा करना है, हमें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है और उसकी लाइट में भेद देना है प्रोसिक्यूशन को, टेक्निकली हिट करना है उसको, और निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं। घबराने का नहीं है। आई एम विथ यू, द लॉ इज विथ यू। कोई घबराहट हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए। चले जी आगे। चलिए, सबसे पहले आप नोट करें केस का नाम, ताकि उसके बाद जो कुछ बताने वाला हूं वो आपको काफ़ी इनलाइटन करने वाला है कंसेप्चुअली। साथियों, साइटेशन का नाम है पवन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है और जिसका डेट है 17 नवंबर 2022। रीसेंट जजमेंट है, जगाने के लिए आपको जो है आया है कि जग जाओ भाई। अगर डिफेंस के इस पॉइंट को आपने फॉलो कर लिया तो प्रोसिक्यूशन इनिशियल स्टेज पर ही तबाह हो जाएगा। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि इनिशियल स्टेज पर हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसके तहत एनआई एक्ट के समन्स ऑर्डर को क्वेश कर दिया गया,
उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। पर वो मामला था क्या, समझना भी पड़ेगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें कोई दिक्कत जो है इस केस में नहीं आए। साथियों, अब जजमेंट का जो है आप पेज नंबर 2 पैरा नंबर 2 जो है ओपन कर लीजिए, जिसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंट अपील्स आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट पास बाय द हाई कोर्ट एट इलाहाबाद बेंच in 4 criminal miscellaneous writ petitions filed by the concerned respondents for seeking the quashing of summoning order passed by the concerned magistrate and the order dated so and so passed by session judge, whereby the High Court allowed the writ petition and quashed the entire proceeding including the summoning order dated so and so and so and so। साथियों, इस केस में हुआ क्या कि एक अपील फाइल हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपील फाइल कैसे हो गई। तो आपकी जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि सीधी अपील सुप्रीम कोर्ट में जो है दायर नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर होता है SLP, जिसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटिशन, जिसके लिए प्रोविजन है आर्टिकल 136 भारतीय संविधान में। इसमें कोर्ट को ये कहा जाता है कि निचली कोर्टों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, प्रोसेस का अब्यूज़ किया है और प्रोसीडिंग को इलीगल वे में जो है कंडक्ट किया है। तो यहाँ पर हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पावर्स हैं उसका इंटरवेंशन चाहिए। अगर इंटरवेंशन नहीं हुआ तो वहाँ पर कंसर्न्ड अक्यूज या कंसर्न्ड परिवादी के राइट्स जो है अफेक्ट होंगे। जब कोर्ट SLP को एडमिट करता है तो वो अपील में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। पर इस केस के फैक्ट क्या है कि यहाँ पर कंसर्न हाई कोर्ट ने कंसर्न अक्यूज की रिट पिटिशन को स्वीकार करते हुए समनिंग ऑर्डर जो कंसर्न कोर्ट के थे उनको क्वेश्चन करने के जो है ऑर्डर दे दिए। क्लियर हुआ? तो इनिशियल स्टेज पर हमें एक बात क्लियर हो गई है कि परिवादी गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगने के लिए कि मेरे साथ जो है जास्ती हुई है, और अक्यूज को इनिशियल स्टेज पर गलत रिहा किया गया है सेक्शन 138 NI एक्ट का अपराध होने के बावजूद भी। क्लियर है? चले आगे, चलिए जी। अब आते हैं पैरा नंबर 3 में कि अपील जो फाइल हुई है जिसके माध्यम से इम्प्यून ऑर्डर्स को जो है चैलेंज किया गया। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कोई अपील फाइल होगी तो उसमें इम्प्यून ऑर्डर्स को चैलेंज किया जाएगा। अब फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है? अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, अपीलांट और रेस्पोंडेंट। अपीलांट कौन है? कंप्लेनेंट। और रेस्पोंडेंट कौन है? कंसर्न अक्यूज्ड। क्लियर है? चलें आगे। अपीलांट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेल्स ऑफ मशीनरी, कि अपीलांट जो है मशीनरी को सेल आउट करता है और स्पेयर पार्ट्स को जो है सेल आउट करता है इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ मैसर्स पवन हार्डवेयर स्टोर, जिसका नाम किया है मैसर्स पवन हार्डवेयर स्टोर। और रेस्पोंडेंट जो है वो डायरेक्टर है रवि ऑर्गेनिक लिमिटेड का, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ केमिकल। और ये जो कंपनी अक्यूज की है ये एंगेज्ड है केमिकल के प्रोडक्शंस में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। बोथ ऑफ देम वर हैविंग द बिजनेस डीलिंग, जिस कारण दोनों की जो है बिजनेस डीलिंग है। रवि ऑर्गेनिक लिमिटेड वाज हैविंग अ रनिंग अकाउंट विद द अपीलांट, जिस कारण इनका लगातार जो है समयवार विद द कंप्लेनेंट है। और अक्यूज नंबर 2 जो है एलिज टू हैव इशूड an accounted pay check for a sum of rupees 10 lakh payable at Union Bank of India, Muzaffarnagar in favor of the appellant toward discharge of its liability for supply of material made by the appellant। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है उसने एक चेक जारी किया 10 लाख रुपए का उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो कि इंकर लाइबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर परिवादी का कहना है कि मैंने मटेरियल सप्लाई किया और उसके पेटे जो है मुझे चेक जारी किया कंसर्न रेस्पोंडेंट या अक्यूज ने। क्लियर हो गया? चलूँ आगे, चलिए। जब ये चेक पेश हुआ तो ये चेक जो है बाउंस हो गया, फिर लीगल नोटिस दिया गया और नोटिस सर्व हो जाने के बावजूद भी कोई भी रेस्पॉन्स अक्यूज ने नहीं दिया और उसके बाद पैसा भी जो है जमा नहीं कराया, जिस कारण से मजबूरी में इन्हें परिवार जो है पेश करने पड़े। साथियों, यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने जो है प्रसंज्ञान लिया और उसके बाद अक्यूज को जो है तलब किया। अक्यूज यहाँ पर अपीयर हुआ, सेशंस कोर्ट में गया, पर सेशंस कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी, नहीं समझी, जिसके बाद जो है ये सीधा पहुँच गया हाई कोर्ट में और इसने ये मांग करी कि एंटायर प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग द समनिंग ऑर्डर पास बाय द मजिस्ट्रेट आर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड दैट्स वाई इट इज़ लाइबल टू बी क्वेश्ड एंड सेट असाइड। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैरा नंबर 8 में कि इन्होंने इस बात को टारगेट करने के लिए अपनी बात का समर्थन किया इन द लाइट ऑफ साइटेशन लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नोट डाउन वंस अगेन द फैक्चुअल स्कोर इज सपोर्टेड बाय द लीगल पोजीशन। अनीता हड़ा का जो है बेसिक जजमेंट है और SMS फार्मास्यूटिकल्स का बेसिक जजमेंट, उसकी लाइट में कहा गया कि considering to the facts and circumstances of the present case accordingly the check was issued for Pawan Hardware Store so and so near so and so by director so and so. It is not averted in the complaint that Mr. so and so was in charge
of and responsible for the conduct of the business of the company at the time of commission of the offense। अगर ये स्थिति नहीं है तो प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। ये हिट था, डिफेंस ने सीधा हिट करा प्रोसिक्यूशन पे और साथ में जो है 2 साइटेशन लगा दी इनिशियल स्टेज पे कि ऐसा पहले भी हुआ था कि जहां पर परिवाद दायर हुए 141 एनआई एक्ट का उल्लंघन हो गया, जिसके पर्सपेक्टिव में जब तक लीगल कंप्लाइंस नहीं होगी और यह स्पष्ट नहीं किया जाएगा कि कंसर्न व्यक्ति जिस समय अपराध हुआ वो डायरेक्टर या पार्टनर था या नहीं था, उस कॉन्सिक्वेंस में परिवाद को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। टेक्निकल हिट हुआ है, समझ लीजिए बात को आप, टेक्निकल हिट जो हमें करना है। साथियों फिर कोर्ट ने यहां पर सुना एट लेंथ काउंसिल फॉर द अपीलेंट को और काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट को। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो कंसर्न अपीलेंट है उसके काउंसिल का कहना है कि चेक जो है इशूड हुआ है बाय द कंसर्न अक्यूज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और ये चेक जो है बाउंस भी हुआ है जिस पर अक्यूज के हस्ताक्षर भी है, और जिस कारण ट्रायल कोर्ट ने उन्हें राइटली समन्स किया है इनिशियल स्टेज पर, गलत रूप से प्रोसीडिंग को क्वेश किया गया है, हिट करा कंप्लेनेंट ने अपने हिसाब से कि साहब चेक पे साइन है, सफिशिएंट है, अब कुछ देखना ही नहीं है कोर्ट को। यहां पर उनका यह कहना है कि हाईकोर्ट एरर्ड, हाईकोर्ट ने गलती करी है इन नॉट एप्रिशिएटिंग दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 2 वाज एरेड बाय नेम डिस्क्राइबिंग हिम एज डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो कंपनी एंड ऑन अकाउंट ऑफ टाइपोलॉजिकल एरर द कंपनी कुड नॉट बी एरेड एज एन पार्टी। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हिट आउट पॉइंट था जो इन्होंने रखा, पर इन्होंने साथ साथ ये भी रख दिया कि ऑल नेसेसरी फैक्चुअल एलिगेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस आर ऑन द रिकॉर्ड, कि जो भी फैक्चुअल स्कोर अपराध का गठन करते हैं वो सब रिकॉर्ड पर है, और जिस कारण से केस सफिशिएंट था एंड इट इज टोटली एंड सफिशिएंटली कॉम्पिटेंट to bring the accused within the preview of section 138 of the NI Act at the initial level, and subsequently there is a strong chances to get convicted in the present case। ये हिट आउट था कंप्लेनेंट का, इसको आप समझिए। और इन्होंने डिफरेंट साइटेशंस पे जो है रिलाई किया, हर बार परिवादी कन्विंस कर रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है बट एरर हो गई है जिस कारण ये केस फेलियर हो गया। साथियों जब इसका काउंटर किया कंसर्न अक्यूज ने, तो उनका कहना है कि समनिंग ऑर्डर ही अपने आप में एररनेस है और ये केस ही मेंटेनेबल नहीं है, और हाईकोर्ट ने जो है राइटली हमें रिलीफ दी है इन द रिट जुरिडिक्शन। उनका ये कहना है कि इफ अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द NI Act इज फाइल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक issued from account of company, it is incumbent on the part of the complainant to make necessary averment in the complaint that at the time when the offence is committed the person accused was in charge of and responsible for the conduct of the बिजनेस ऑफ द कंपनी, जो कि इंपेरेटिव है सेक्शन 141 NI Act की लाइट में। अगर ये अवरमेंट ही नहीं है कि किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है, किस तरह से ये बाध्य है, तो वहां पर सेक्शन 138 NI Act एप्लीकेबल नहीं होगा। आपकी गलती है, आप भुगतो, हम क्यों भुगते हैं? क्योंकि आपको लीगल कंप्लाइंस करनी थी, ये लीगल कंप्लाइंस यहाँ पर नहीं की गई। उन्होंने वापस से जो है रिलायंस किया, जो मैंने आपको बताया अनीता हड़ा पे और SMS फार्मास्यूटिकल्स पे, और कोर्ट को एड्रेस किया 2 बिंदुओं के ऊपर कि whether a director of a company could be liable for prosecution without the company being arraigned as an accused, number 1, and number 2, whether a complaint under section 138 of the NI Act would be liable to be proceeded against a director of a company without there being any averment in the complaint that the director is in charge and responsible for the conduct of the business of the company। सबसे important बात यह है कि 141 NI Act की कंप्लाइंस को मैंडेट किया गया डिफेंस के द्वारा, ठीक है जी, पर कोर्ट का एड्रेस भी इन 2 बिंदुओं की तरफ दिलाया गया और ये दोनों बिंदु तय हुए अक्यूज के पक्ष में, विरुद्ध परिवादी। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को जो है आप नोट रखो। साथ ही फिर कोर्ट ने क्या किया कि इन फैक्चुअल स्कोर्स को लीगल लाइट में एनालाइज करने के लिए कंटेंशंस को जो है ऑब्जर्व किया इन द लीगल लाइट, और कोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 138 को जो है इंटरप्रेटेड किया, उसके बाद सेक्शन 141 को जो है इंटरप्रेटेड किया, और कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए पैरा नंबर 15 के अंदर। कोर्ट का यह कहना है कि आप बेयर पेरूजल, केवल इसको पेरूज भी कर लें 138 को और 141 NI Act को, तो इंडिकेट है कि सेक्शन 138 ऑफ द NI Act कास्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट, कि सेक्शन 138 NI Act केवल बात करता है क्रिमिनल लाइबिलिटी और पनिशमेंट की, फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस ऑफ द चेक अमाउंट, और विद बोथ ऑन अ पर्सन हु इशूज अ चेक टूवर्ड डिस्चार्ज ऑफ अ डेट और लाइबिलिटी आइदर इन होल और in part when the check is dishonored by the consent bank
and section 141 extend such liability in case of company to the concerned persons who are in charge and responsible for the conduct of the business of the company। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 138 सिर्फ बात करता है प्रोसिक्यूशन की, बट 141 बात करता है एक्सटेंशन की। और ये कहता है कि अगर कंपनी है या कोई फर्म है तो उसके पर्सपेक्टिव में डायरेक्टर और पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होंगे अगर वो इंचार्ज हैं या रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंसर्न कंपनी और द कंसर्न फर्म। क्लियर हो गया। और जो साइटेशंस हुए यहाँ पर साइट, उसमें भी इस बात को जो है जोर दिया गया। और कोर्ट का कहना यह कि आप बेयर पेरूजल ऑफ द प्रेजेंट कंप्लेंट, द टू फैक्ट्स आर क्लियर, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट इज गिवन एज अंडर। देवेंद्र कुमार गर्ग, son of so and so, director of so and so. From the bare perusal, it is clear that the respondent accused was described as director, but the company itself not arrayed as a party in the complaint. सबसे important बात ये है, a bare perusal of the averment made in the complaint goes to show beyond a shadow of doubt that there is no averment, that the accused was in charge and responsible for the conduct of the business of the company। अगर बेसिक अवरमेंट ही नहीं है तो वी could not convict the accused। टेक्निकल पॉइंट है, इसको इट आउट करो, इस पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलते हैं आगे। दिस court has been firm with the stand that if the complainant fails to make a specific averment against a company in the complaint for the commission of the offence, the same could not be rectified by taking recourse to general principle of criminal jurisprudence। Needless to say, provision of section 141 of the NIA imposes vicarious liability by deeming fiction which presupposes and require the commission of an offence by the company or firm। Therefore, unless the company or firm has committed the offence as a principal accused, the person mentioned in subsection 1 and subsection 2 could not be liable and they could not be convicted। तो जब तक 141 NI एक्ट की पालना नहीं है तब तक कन्विक्शन नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको रखना है कि कंपनी तो हो गई पर हमारी कैपेसिटी क्या है ये लिखना भूल गए। और दूसरी बात, अगर कैपेसिटी लिख भी दी है पर कंपनी पार्टी नहीं है, तो अगर मेन प्रिंसिपल नहीं है तो वहां पर अक्यूज जो है किसी भी रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं सेक्शन 138 में, और 141 का एक्सटेंशन भी यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। फिर वापस से कोर्ट ने सिमिलर बेंच के जजमेंट्स को जो है रिलाई किया, जिसमें ऑलरेडी ये पॉइंट जो है डिस्कस हो चुके हैं, और जो परिवादी ने रूलिंग पेश करी उसको इस एंगल पे जो है डिफरेंशिएट भी किया। इन द व्यू ऑफ द अबव, द आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट दैट additional accused can be implicated subsequent to the filing of the complaint is meritless and no consideration। कि आपसे जो गलती हुई है वो हुई है पर इस गलती का कोई सुधार नहीं है। अब आप चाहो कि हम एक एडिशनल अक्यूज कंपनी को बना दें और आपको सफल कर दें, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। जब प्रसंज्ञान हो गया उस समय अगर कंसर्न अक्यूज पिक्चर में नहीं है जिसको आप एज एन अक्यूज एरी करना चाहते हैं या उसे एरी करना आपकी ड्यूटी थी, तो बाद में अमेंडमेंट के जरिए इस डिफेक्ट को क्योर नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है, इस बात को जो है आप नोट कर लो। यहां पर बार बार जो है डिफेंस ने हिट किया प्रोसिक्यूशन को इन द लाइट ऑफ साइटेशन लेड डाउन बाय अनीता हाड़ा case, and it is specified that until and unless section 141 of the NI Act is duly complied, the accused could not be arraigned in the present case on the mere concocted grounds। ठीक है जी। और यहां पर एनालिसिस भी क्या था जो रीड आउट किया गया अनीता हाड़ा वाले केस का। In the view of the aforesaid analysis, we arrive at a conclusion that for maintaining the prosecution under section 141 of the Act, airing of a company as an accused is imperative। If it is not, अगर एरी नहीं किया है, पक्षकार नहीं बनाया, तो खामियाजा प्रोसिक्यूशन को उसका भुगतना होगा। और कोर्ट ने ये भी लिखा है, the complaint goes to show that even though respondent number 2 has been arraigned as a respondent, but there is no averment कि जिस समय क्राइम हुआ उस समय वो रेस्पॉन्सिबल था या नहीं था। सिंपल कंप्लेंट फाइल करने से कुछ नहीं होगा, आपको स्पेसिफिक अवरमेंट लिखने चाहिए थे जो नहीं लिखे। द क्वेश्चन वेदर इट इज necessary to specifically state in the complaint that the person accused was in charge or responsible for the conduct of the business of the company is discussed by the coordinate bench of the Honorable Supreme Court, and apart from that the judgment of SMS Pharmaceutical and other judgments are also relied by the Honorable Supreme Court while passing the present order, and the court clarified that कि जब तक 141 NAT की कंप्लाइंस नहीं होगी तब तक आप किसी भी रूप में एज एन अक्यूज्ड एरे नहीं हो सकते हो। कोर्ट ने क्या बोला, इन द व्यू ऑफ द फैक्ट इट इज क्वाइट क्लियर दैट
The due compliance of section 141 is not met and that's why it is a fit case to quash the proceeding and High Court was rightly arrived at a conclusion while quashing the proceedings. तो कुल मिला के एक बड़ी राहत दी, अक्यूज को एक बड़ी राहत दी 141 NI एक्ट के लाइट में, और ये चेतावनी भी दी है प्रोसिक्यूशन को कि अगर आप गलत परिवाद बनाओगे जो टेक्निकली हिट आउट हो रहे हैं उसमें स्पेसिफिक अवर्मेंट्स नहीं है तो डिफेंस जो है इसका फायदा उठा के ले जाएगा। तो साथियों घबराने का नहीं है, आप परिवाद को पढ़ो, उसको एग्जामिन करो, उसका ब्रीफ एनालिसिस करो, उस पर रिसर्च करो, कमियां दिखती हो हिट आउट करो, निश्चित तौर पे जो है अपन निकल जाएंगे। तो साथियों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।